हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। हम ग्रामीण परिवेश को एक अलग ही लेवल से बहुत गहनता के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। बट लास्ट वीडियो में हमने रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो टाइम पर भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम सरकारों द्वारा लॉन्च किए गए, उनको लागू किया गया, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को समझ लिया है। उसके बाद आज हम 5 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को समझेंगे, उनके उद्देश्यों को समझेंगे, जिसमें पहला है RWP, है ना, रूरल वर्क्स प्रोग्राम। उसके बाद TADP, है ना, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद है हमारा IAAP, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, और एक है HIVP, उन्नत बीज कार्यक्रम। और उसके बाद एक और है, वो अभी मैं पढ़ाऊंगा तो मेरे अब दिमाग से निकल गया है, अब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत तसल्ली से पढ़ो। आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूं और बिल्कुल ये आपके लिए निःशुल्क है, कोई भी इसका पैसा नहीं है। सारी चीज़ें ज़िंदगी में पैसे से ही नहीं होती हैं, बस एक अंदर की खुशी भी मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हम लोग ग्रामीण कार्य कार्यक्रम की, है ना। नाम क्या है? ग्रामीण कार्य कार्यक्रम, रूरल वर्क्स प्रोग्राम। ठीक है, आपसे पेपर में क्या 2 चीज़ें पूछ सकता है। एक तो RWP की फुल फॉर्म पूछ सकता है और इसका शुरुआती वर्ष यानी कब शुरू हुआ था। तो आपको हमेशा बोलना पड़ेगा कि रूरल वर्क्स प्रोग्राम RWP यानी ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1961 में शुरू किया गया था। 1961 में शुरू किया गया था। 1961 में इससे पहले सामुदायिक कार्यक्रम शुरू किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था ग्रामीण कार्य कार्यक्रम, जिसके उद्देश्य बहुत सारे थे, पर उनमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। पहला उद्देश्य था स्थानीय संसाधनों के उपयोग द्वारा, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधन है, यानी कि बाहर से संसाधन न लाए जाएं, बाहर से रिसोर्स न लाए जाएं, जो भी उस ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर भी ये योजना, जहां पर भी ये कार्यक्रम इंप्लीमेंट करना था, जहां पर भी ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना था, उस क्षेत्र के जो स्थानीय संसाधन है, लोकल रिसोर्सेज हैं, उन्हीं को यूज करते हुए, उन्हीं को उपयोग करते हुए ग्रामीण लोगों के जनजीवन में सुधार करना। ठीक है, ग्रामीण लोगों के जनजीवन में सुधार करना, ये इस प्रोग्राम का प्रमुख लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था कृषि के विकास हेतु भौतिक आधारभूत संरचना तैयार करना। ठीक है, भौतिक आधारभूत संरचना यानी कि आधारभूत संरचना मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना भौतिक रूप से। किसके लिए? उस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में विकास करने के लिए भौतिक आधारभूत संरचना तैयार करना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। देखो, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको लेखपाल में वीडियो में तमाम परीक्षाओं में साथ देंगे, पर यदि आप स्पेशली IAS और PCS की भी तैयारी कर रहे हैं या करेंगे तो ये नोट्स आपको वहां भी बहुत ज्यादा काम देंगे। क्योंकि जब आप मेंस में जाएंगे और वहां पर ग्रामीण विकास संबंधित या विकास संबंधी या कृषि संबंधी कुछ पॉइंट आएंगे तो आपके पास भरपूर मटेरियल होगा लिखने के लिए। आगे की बात है। और तीसरा एक प्रमुख पॉइंट था रोजगार प्रदान करना। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या रही है। रोजगार और गरीबी, और रोजगार गरीबी ये सब एक साथ ही सब जुड़े हुए हैं। अगर व्यक्ति के पास रोजगार होगा तो अर्थ संग्रह होगा, अर्थ संग्रह होगा तो गरीबी मिटेगी, गरीबी मिटेगी तो आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो ये 3 प्रमुख उद्देश्य थे, स्थानीय संसाधनों के उपयोग द्वारा ग्रामीण लोगों का जीवन में सुधार, कृषि के विकास हेतु भौतिक आधारभूत संरचना का विकास करना, तैयार करना, और रोजगार प्रदान करना। ये एक बहुत बड़ी चीज थी। अब उसके बाद सरकारों के दिमाग में कुछ और भी चीजें आई कि भाई हम लोग यहां पे तो ध्यान दे रहे हैं, पर जो ट्राइबल एरियाज है, जनजातीय क्षेत्र हैं, जहां पर जनजातियां रह रही हैं, भाई उनके विकास का क्या करें? उनके विकास के बारे में भी तो सोचो। तो उनके विकास के लिए एक प्रोग्राम लाया गया, TADP, ट्राइबल एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया। यह शुरू किया गया था 1962 में। 1962 में आपको क्या याद रखना है? सन याद रखना है और इसका फुल फॉर्म याद रखना है, TADP का, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। उद्देश्य क्या थे आप सबको पता है। जो हमारे जनजातीय क्षेत्र होते हैं, एक सेकेंड, इसमें से इंक निकल गई, इसकी इंक को ठीक करते हैं।
तो जो हमारे जनजातीय क्षेत्र होते हैं दोस्तों, उनमें आपने देखा है सरकारों का, प्रशासन का कोई ज्यादा दखल देखने को नहीं मिलता। अब तो चीजें धीरे धीरे सुधर रही हैं, बट पहले के समय में तो बहुत बुरी स्थिति थी। लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कि नहीं, और भोजन के लिए व्यवस्था है कि नहीं, कृषि वो ठीक से कर पा रहे हैं नहीं, रोजगार उनके पास है कि नहीं, मकान उनके पास है कि नहीं, वस्त्र उनके पास है कि नहीं, भोजन इत्यादि, मतलब तमाम जितनी बेसिक जरूरतें हैं वो उनके पास है कि नहीं, कोई देख ही नहीं रहा है। ठीक है, बट फिर ध्यान केंद्रित किया गया कि भाई जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो जनजातीय लोग हैं, वो भी तो हमारे देश की एक नागरिक हैं, वो भी तो हमारे देश के महत्वपूर्ण भाग हैं। तो उन क्षेत्रों के विकास के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था? जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य था कि भाई इन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, ये था। और आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ साथ इन क्षेत्रों का विकास किया जाए, इन लोगों का विकास किया जाए, ये बात थी। उसके बाद आज भी समाज में जनजातीय लोगों को बहुत अच्छी निगाह से लोग नहीं देखते हैं, जो मानव में भेद करते हैं। बड़े मतलब अजीब लोग हैं। एक जाति वाला दूसरी जाति के वाले नहीं पी रहा है पानी, उसके बाद दूसरा तीसरे, ऐसे मतलब खाने पीना, छुआछूत। आर्टिकल 17 लगने के बाद भी आज भी बहुत लोग घृणित मानसिकता के शिकार हैं और वो मानव में भेद करते हैं। ये बहुत अजीब सी बात भारत में आज भी देखने के लिए मिलती है, परंतु धीरे धीरे इसमें सुधार होगा और सुधार इनमें आध्यात्मिक मूल्यों पर और शिक्षा के मूल्यों पर ही संभव है। बहुत सारे लोग इस जात मतलब छुआछूत का कारण आध्यात्मिक आधार को बनाते हैं, वो सर्वथा गलत है। वो इनके अज्ञानता का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में या जनजातीय क्षेत्रों में जहां पर ये जनजातीय लोग रहते हैं, वहां पर उनके साथ बहुत ज्यादा शोषण जैसी स्थिति खड़ी हो जाती है, चाहे वो मानसिक शोषण हो, आर्थिक शोषण हो, सामाजिक शोषण हो। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो ये TADP आया था, इसमें एक प्रमुख बिंदु ये भी बनाया गया कि भाई इनके शोषण का उन्मूलन किया जाए, अबोलिशन किया जाए, इनके शोषण का, जो इनका हैरेसमेंट हो रहा है उसका एबोलिशन किया जाए। तीसरी बात है, इन जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए। बुनियादी ढांचे का विकास मतलब वहां तक सड़कें पहुंचे, वहां तक बिजली पहुंचे, वहां तक स्वास्थ्य पहुंचे, मतलब अस्पताल पहुंचे। मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था कि पता नहीं हमारे क्षेत्र की कहीं की बात है कि सरकारी अस्पताल सामुदायिक केंद्र बनके तैयार है, बिल्कुल पूरा, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनके तैयार है पूरा, बट उसमें किसी डॉक्टर का पोस्टिंग ही नहीं हुआ। अब डॉक्टर का पोस्टिंग क्यों नहीं हुआ? कि इतने डॉक्टर नहीं है या स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी इसका कारण हो सकता है, या कोई उन क्षेत्रों में जाना नहीं चाहता, काम नहीं करना चाहता। सब लोग MBBS पढ़ के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम करके लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं। 50, 60, 70 हज़ार की तनख्वाह में कोई भी डॉक्टर काम नहीं करना चाहता। ये भी एक बड़ी असमंजस की स्थिति है। तो बुनियादी ढांचा का विकास करना, तो सड़कें, शिक्षा, रोजगार वगैरह, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए, इसलिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। तीसरा, जनजातीय, जब जनजाति शब्द यूज होता है तो उनसे संबद्ध पर्यावरण रहता ही रहता है, क्योंकि जनजातीय लोग पर्यावरण यानी कि प्रकृति की गोद में बैठना बहुत पसंद करते हैं। अब यहां पे कोई आप स्त्री मत मानना, ये एक तरह का मुहावरा टाइप है कि जो जनजातीय लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पर्यावरण के बीच में रहना पसंद करते हैं। वहीं से अपना भोजन लेंगे, उन्हीं को देंगे सब चीज, अपना मतलब जो भी है, वस्त्र भी वहीं से लेंगे, जानवरों से लेंगे, मतलब पर्यावरण के बीच में ही वो रहना पसंद करते हैं। पेड़ों को उगाते हैं, कई बार काटते हैं, उन्हीं के साथ लगे रहते हैं। तो इस जनजातीय क्षेत्र का कार्यक्रम जो ये रखा गया था, इसमें एक पॉइंट पर्यावरण का उन्नयन करना। उन्नयन मतलब पर्यावरण को बढ़ावा देना, उन्नयन बढ़ावा देना, ठीक है, ये भी था। और एक और पॉइंट था कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य किया जाए और स्किल्स जो हैं उनका प्रशिक्षण दिया जाए, जो कौशल हैं उनका प्रशिक्षण बहुत अच्छे तरीके से दिया जाए। तो ये TADP के उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद अगला हमारा जो प्रोग्राम है वह है गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा है, इससे पहले जो कल पढ़ा था, गहन कृषि जिला कार्यक्रम था, जिसमें शुरुआत में 3 जिलों को सिलेक्ट किया गया था और उसमें वैज्ञानिक आधार पर कृषि करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट टाइप था। कहीं कहीं पर 7 राज्यों में 7 जिलों को सिलेक्ट किया, ये बात बताई गई है, पर कहीं कहीं पर ज्यादातर जगहों पर ये शुरुआत में 3 जिलों में इसको लागू किया गया और उसके बाद ये 13 जिलों तक प्रोग्राम पहुंचा, जो प्रैक्टिकली सही साबित हुआ। उसके बाद एक प्रोग्राम ये चालू किया गया कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कि गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, इसका एब्रिविएशन होगा IAAP,
IAAP इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम आपको याद रखना है सन 1964 से 65। 1964-65 में इसको शुरू किया गया था और आपको दोनों में अंतर रखना है। वो इससे पहले वाला जो गहन कृषि जिला कार्यक्रम है वो है IADP, है ना, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, बट ये है IAAP इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, ये आपको याद रखना है। तो इसका उद्देश्य क्या था? गहन कृषि के बारे में बता चुका हूं मैं। गहन कृषि का मतलब है कि कम भूमि में ज्यादा पैदावार करना, कम भूमि में ज्यादा पैदावार करना, ज्यादा मेहनत करना, उसके साथ में अच्छे उर्वरक डालना, अच्छी गुणवत्ता के बीज डालना, अच्छी तरह वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करना और ज्यादा फसलें, ज्यादा मतलब उत्पादन करना। और दूसरा है पॉइंट इसी में, एक वर्ष में ज्यादा क्या किए जाएं, ज्यादा फसलें ली जाएं। यानी कि ऐसा ना हो कि उस भूमि पे चावल ही उगाया जा रहा है फिर गेहूं बो दिया, नहीं, ऐसा मत करें। उसके बाद चावल बोया, उसके बाद दाल बो दी, ठीक है, दाल के बाद गेहूं बो दिया, गेहूं के बाद जायद की फसलें बो दी, तमाम चीजें क्षेत्र के हिसाब से की जाएं। तो इस गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो था उच्च उत्पादन क्षमता वाले क्षेत्रों में गहन तरीके से वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील कृषि का विकास करना। देखो कितनी बड़ी बात है। जो ये 1960, 62, 64, 65 के आसपास का दौर था, ये बड़ा कठिन दौर था। भारत में खाद्यान्न की बहुत समस्या थी, ठीक है, लोगों को ठीक से भोजन नहीं मिल रहा था। और आज के समय में विवाह इत्यादि में सामूहिक भोज होना, कुछ लोग कहते हैं कि ये सही है, कुछ लोग कहते हैं ये बहुत ज्यादा गलत है। तो देखो, सामूहिक भोज के बारे में एक बात मैं आपको बताता हूं। सामूहिक जो भोज होता है विवाह में और मुंडन में, सब जगह होता है, उसका कुछ लोग आज के समय बुद्धिजीवी विरोध कर रहे हैं। देखिए, भारत की परंपरा हमेशा से ही अन्न क्षेत्र चलाने की है। अन्न को ब्रह्म माना गया है, अन्नम ब्रह्म, है ना, अन्न को ब्रह्म माना गया है। और भारत में हमेशा से परंपरा रही है अतिथि सत्कार करने की या उत्सवों पर विशेष रूप से भगवान का भोग लगाकर प्रसाद को पहुंचाने की, ठीक है, प्रसाद देने की। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का ये कहना कि ये चीज गलत है। तो अब हो सकते हैं उनके मानदंड कुछ और हों, परंतु मेरा कहना यह है कि ये चीज अगर अपनी हद से पार करके की जाए, मान लिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान के पास 10,000 की पूंजी और वो 1 लाख का ऋण लेके काम कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अपने सामर्थ्य के अनुसार, ठीक है, जितना जरूरी हो, अगर वो किसी कार्यक्रम में 50 आदमियों का भोज कर सकता है तो 50 आदमियों का भोज करना चाहिए, देवताओं के निमित्त इत्यादि करना चाहिए, सब करना चाहिए, ठीक है, और अपने पितरों के निमित्त करना चाहिए। आज के समय में लोग इनको मान नहीं रहे हैं। अब वो क्यों नहीं मान रहे हैं, उसका दुष्परिणाम उनको देखने के लिए मिल रहा है। भारतीय जो जितनी भी पद्धति है वो पूरी की पूरी वैज्ञानिक है, आप ये बात माने ना माने, पर जिन लोगों से आप प्रेरणा ले रहे हैं कि वो लोग मॉडर्न हैं, ये हैं, वो भी आपकी पद्धति में आपसे ज्यादा विश्वास आज के समय में कर रहे हैं। और गीता जी पर पूरे के पूरे विश्व में तमाम यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े शोध कार्यक्रम चल रहे हैं, पर उनको हाथ पल्ले कुछ नहीं लग रहा है। परंतु हमारे यहाँ के अनुभवी साधक, हमारे यहाँ के अनुभवी संत, जिनको वास्तविकता में संत ही कहा जाए, वो अनपढ़ होते हुए भी उन गूढ़ सिद्धांतों का चुटकियों पे प्रतिपादन करते हैं। ये भारत की महत्ता है। चलिए, भारत का युवा इस चीज को समझ जाए तो क्या ही कहना। तो उच्च उत्पादन क्षमता वाले क्षेत्रों में, यानी कि इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत में जितना भी कृषि क्षेत्र है, उस कृषि क्षेत्र में से ऐसे कृषि क्षेत्र को चयनित किया जाए, चिन्हित किया जाए, जिनमें उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है। यानी कि वो हर तरह से फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं क्रॉप के लिए कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। उच्च उत्पादन क्षमता वाले क्षेत्रों में गहन तरीके से वैज्ञानिक और प्रगतिशील कृषि का विकास किया जाए। ठीक है, पहले ही वो उत्पादन क्षमता अच्छी है उनकी, और उनमें फिर गहन तरीके से किया जाए, यानी गहन कृषि की जाए, कम क्षेत्र में ज्यादा किया जाए, और उसमें भी वैज्ञानिक और प्रगतिशील पद्धति का प्रयोग किया जाए। तो ये इसका उद्देश्य था, कृषि को बेहतर बनाने के लिए। दूसरा था, इसका टारगेट था देश के 20% कृषि क्षेत्र को कवर करना, यानी कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत देश के 20% कृषि क्षेत्र में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए, ये उद्देश्य था। तीसरा, गेहूं, चावल, बाजरा, कपास, गन्ना, आलू
और दालों पर विशेष ध्यान रखा गया था, है ना। ये देखो खाद्यान्न नहीं है ज्यादातर, ये तो आपकी हो गई आर्थिक क्रॉप हो गई है ना, गन्ना है, देखो ये गन्ना है, ये आर्थिक है, परंतु बाकी अगर आप देखेंगे तो सब आपके खाद्यान्नों में ही चले जाते हैं, खाने की पीने की वस्तुओं में ही ज्यादातर चीजें चली जाती हैं, तो इन पर विशेष ध्यान दिया गया था। अब एक बात IAAP की है ना, ये वाला जो गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम है, जो ये IAAP था, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि इसने हरित क्रांति के लिए भारत में रास्तों को प्रशस्त कर दिया, मार्ग को प्रशस्त कर दिया। यदि आपसे पूछा जाएगा कि हरित क्रांति की नींव डालने वाला प्रोग्राम कौन सा था, तो आपको बोलना पड़ेगा IAAP एक ऐसा प्रोग्राम था जिसने भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के रास्तों को खोल दिया। अब उसके बाद दो कार्यक्रम दोस्तों, अभी दो और हमारे पास कार्यक्रम है। उसके बाद है उन्नत किस्म बीज कार्यक्रम, और दूसरा है लघु कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम, SFDAP HYVP। इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे यहाँ पे एक योजना का भी डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपने अभी जो योजनाएं कार्यक्रम देखे, उन कार्यक्रमों को हमने अभी IAAP पढ़ा, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम। उसके बाद अभी कृषि के बारे में सब काम हो रहे थे, सब चीज ठीक हो रही थी, परंतु पैदावार कैसे बढ़े, पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उन्नत बीज, हाई यील्डिंग सीड्स, यानी कि ऐसे सीड्स जिनको आप बोएं कम पर उनका वो उत्पादन ज्यादा दें, उनमें रोग कम लगे और बेहतर से बेहतर काम होवे। तो इस संदर्भ में एक कार्यक्रम चलाया गया जिस कार्यक्रम का नाम था उन्नत किस्म बीज कार्यक्रम, 1966 में चलाया गया था। इसकी शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो HYVP के नाम से आपको मिलेगा। HYVP का हाई यील्डिंग सीड्स वेराइटी प्रोग्राम, HYVP 1966 में ये चला गया था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सिंपल था, भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। देखो भारत में ये जो समय चल रहा है ना सारा, ये बड़ा मतलब कठिन समय है, हम सारे भी सब समझते आ रहे हैं। इस समय में खाने पीने की बड़ी समस्या है, लोगों को अन्न नहीं मिल रहा है, लोगों को दिक्कतें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि हम अपने देश में ही कैसे उगाएं, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही थी तो हमको आयात करना पड़ रहा था, सब विदेशों से, अमेरिका से गेहूं को आयात करना पड़ रहा था, खाद्यान्नों को आयात करना पड़ रहा था, और उसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था। क्योंकि हमारा देश आजाद भी नया नया हुआ था, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी उतनी बेहतर नहीं थी, हम लोग बाहर से व्यापार नहीं कर रहे थे, एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी अपनी थी, तो ऐसे में पैसा बहुत खराब हो रहा था, देश में विकास भी नहीं हो रहा था। तो एक उन्नत किस्म बीज कार्यक्रम को लागू किया गया कि भाई हम उन्नत बीज बनाएं, हाई यील्डिंग सीड्स बनाएं, और उनसे क्या करें, अपनी कृषि में उनको यूज करें, अपने खेतों में उनको डालें, और ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न उगा करके भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाए। ये एक पूरा का पूरा प्रोग्राम था, भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा इंपॉर्टेंट है, जब उन्नत बीज होंगे तो उत्पादन में वृद्धि होगी ही, तो उत्पादन में वृद्धि करना, ये दो प्रमुख उद्देश्य इस कार्यक्रम के थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला कार्यक्रम है लघु कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम। लघु कृषक का मतलब होता है, लघु का मतलब छोटा, कृषक मतलब किसान, उसके विकास, अभिकरण कहते हैं एजेंसी को, हिंदी में अभिकरण कहते हैं, एजेंसी जो आप वर्ड यूज करते हैं उसको हिंदी में अभिकरण कहते हैं। कार्यक्रम है, प्रोग्राम 1971 का प्रोग्राम है, और इसकी फुल फॉर्म अगर आप एब्रिविएशन देखेंगे SFDAP, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी प्रोग्राम, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी प्रोग्राम, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको याद रखना जरूरी है। लघु कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम 1971 में शुरू हुआ, और इसके माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों के उत्थान हेतु प्रयास किया गया। इसके माध्यम से लघु एवं सीमांत किसान, अब आपको समझ में आएगा लघु का मतलब था छोटे किसान, या सीमांत किसान क्या होते हैं। तो देखो भारत में कृषि की भूमि के आधार पर जब किसानों का वर्गीकरण किया जाता है तो 3 प्रकार के किसान वहां पे आते हैं। कौन से? एक आते हैं आपके सीमांत, सबसे पहले आते हैं आपके सीमांत किसान, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके लघु किसान, और उसके बाद आते हैं आपके वृहद किसान, ठीक है। सीमांत किसान वो किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, उनको सीमांत किसान कहा गया,
ठीक है, याद रखेंगे। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उनको सीमांत किसान कहा गया। लघु किसान वो हैं जिनके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में भूमि है, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में भूमि है। और वृहद किसान उन्हें कहा गया जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक की भूमि है। तो सीमांत किसान वो किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, लघु किसान वो किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में भूमि है, और वृहद किसान वो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक की भूमि है। तो वृहद किसान के लिए तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, अब इन किसानों पर ध्यान दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो लघु एवं सीमांत किसानों के उत्थान हेतु इस अभिकरण कार्यक्रम को शुरू किया गया, लघु कृषक विकास अभिकरण प्रोग्राम को चालू किया गया। और एक मतलब ये प्रोग्राम था, अभिकरण प्रोग्राम था SFDAP, इसको देश के 1818 विकास खंडों में लागू किया गया। 1818 यानी कि देश के विकास खंड क्या होता है, ब्लॉक होते हैं। जैसे आपके क्षेत्र में ब्लॉक होते हैं ना, कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, विकास खंड कहते हैं। तो देश के 1818 विकास खंडों में इसको लागू किया गया था। बट यदि पूछा जाए सबसे पहले कहां लागू हुआ था, तो असम राज्य के कामरूप जिला में इसको लागू किया गया था। कामाख्या जहां पर है, कामाख्या मंदिर जहां पर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या, जो कामरूप जिला है उसमें सबसे पहले लागू किया गया था। उद्देश्य क्या था, छोटे एवं सीमांत किसानों का उत्थान करना, उनका मूल्यांकन करना एवं उनका अध्ययन करना। भाई उत्थान कैसे हो इनका उत्थान कैसे हो, इस बारे में विचार करना, उनका मूल्यांकन करना कि भाई क्या स्थिति इन लघु एवं सीमांत किसानों की चल रही है, और उस संबंध में जो भी थीसिस निकल के आए उसका अध्ययन करना इस प्रोग्राम का बहुत प्रमुख लक्ष्य था। अब देखो, ये तो बात हुई हमारी 1971 के समय की। आज लघु एवं सीमांत किसानों के लिए एक बहुत अच्छी योजना चली हुई है। वर्तमान में लघु एवं सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, PMKSNY, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में इसको लागू किया गया था। और ये किस किस के लिए थी, लघु यानी कि 1 से 2 हेक्टेयर के बीच के भूमि वाले, और सीमांत यानी 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को प्रभावित करने के लिए, उनकी आर्थिक सहायता के लिए इसको शुरू किया गया था। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या थी कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि भाई जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, तो 2 हेक्टेयर से नीचे ही आपका लघु आ जाता है, उसी के नीचे सीमांत आ जाता है। तो 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, तथा आपका पूरा परिवार, आप मतलब जैसे हैं आपका पूरा परिवार, आपके पिताजी हुए मान ले किसान हैं, आपकी माताजी, और आप यदि 18 वर्ष से कम है, यानी कि ऐसा परिवार जो उस 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर पूरा परिवार आश्रित होवे, पति आश्रित होवे, पत्नी आश्रित होवे, और 18 साल से कम बच्चे, चाहे 2 बच्चे हो, 3 हो, 1 हो, वो पूरा का पूरा परिवार उसी कृषि में लगा हुआ है, तो ऐसा परिवार इस किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एलिजिबल माना गया है। और ऐसे सब परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 6,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। ये एक पहल है लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की। तो ये हमने पूरे के पूरे आज देख लिए। अभी इसी तरह हम आगे के पढ़ते जाएंगे, योजनाएं मस्त तरीके से पढ़ेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और अब बिल्कुल डेली आपकी वीडियो पहुंचेगी। वीडियो जो आपको मिलेगी वो सुबह 10-11 बजे के आसपास इसकी वीडियो मिला करेगी। दोपहर में आपको जीएस की वीडियो, उसके बाद शाम को हिंदी की वीडियो मिलेगी। बीच में कुछ इंफॉर्मेशनल या इंपॉर्टेंट कुछ कंटेंट आपको रणनीति वगैरह देना होगा। तो इस तरह से क्रम बनने वाला है। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।